हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। अरे नालायक, इतनी क्या जल्दी है घर का बड़ा बनने की। जैसे ही पापा का सूरज से फ़ोन आया कि तुम्हारी माँ नहीं रही, तो संजीव अपनी पत्नी भूमि और दोनों बच्चों को लेकर सूरत पहुंच गया। 13वीं के बाद बच्चों का स्कूल और अपने बैंक की नौकरी आदि की बात कहकर वापस जाने की जिद करने लगा और कहने लगा, पापा आप भी हमारे साथ मुंबई चलो। भूमि ने भी यह बात कह तो दी थी, पर उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि इतने सालों से बिना सास ससुर के रहने की आदत पड़ चुकी थी। पर उसके पापा ने कहा कि मैं यह घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जब पापा ने यह बात कही तो भूमि की जान में जान आई। तब संजीव ने भूमि से कहा, लेकिन पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें अकेला छोड़ना भी ठीक नहीं है। तभी संजीव को अपने ननिहाल की रचना मौसी की याद आई, जो विधवा थी और मजदूरी करके अपना पेट भरती थी, जिनका एक बेटा भी था जो करीब 10 साल का था। संजीव ने अपनी ननिहाल फ़ोन करके रंजना मौसी के बारे में पूछताछ करी और उन्हें सूरत भेजने के लिए कहा। जब वे आई तो फटे हाल में थी, बिल्कुल दुबली पतली, और उनका बेटा भी एकदम सूखा सा काले रंग का था। वह संजीव को बोली कि मैं तुम्हारी माँ को जीजी कहा करती थी। मैं घर का और जीजा जी का पूरा ध्यान रखूंगी, कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सो संजीव ने कहा, आप चाय नाश्ता खाना दवा का ध्यान रखेंगी और बर्तन झाड़ू पोछा मेहरी मेड कर जाएगी। इतने में ही भूमि ने पूछा, पगार कितनी लोगी। तो रंजना बोली कि मौसी भी कह रही हो और पगार भी पूछ रही हो। हम माँ बेटे को रहने की जगह मिल गई, जो इच्छा हो दे देना। भूमि चुप हो गई। संजीव भी खुश था कि अब पापा की चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि वह उनकी सेवा करने के लिए ना तो वहाँ रुकना चाहता था और ना ही अपने साथ ले जाना चाहता था। थोड़े से पैसे में ही समस्या हल हो रही थी, पर पापा उदास थे कि सबके जाने से घर खाली हो जाएगा। भूमि जाने से पहले सासू माँ के कपड़े जेवर सब अपने कब्जे में लेना चाहती थी, तो संजीव बोला, सब्र करो, सब तुम्हें ही मिलेगा। बीच बीच में आने की बात कहकर वह मुंबई वापस लौट गए। मुंबई में भी दोनों आपस में कभी पापा की प्रॉपर्टी की तो कभी मम्मी के गहनों की ही बात करते थे। फिर वह 2 महीने बाद ही सूरत के लिए निकल पड़े। घर के बाहर का लॉन काफी साफ सुथरा था, पौधे भी काफी हरे भरे थे। रंजना ने स्वागत किया। कुछ ही देर में उसने सबके लिए चाय नाश्ता तैयार किया। चाय पीते हुए भूमि संजीव से बोली, यहाँ ये माँ बेटों का तो हुलिया ही सुधर गया। उधर रंजना ने बताया, जीजा जी सोकर उठ गए हैं। वे दोनों उनके कमरे में गए तो देखा पापा पहले से काफी अच्छे लग रहे थे, मुंह पर भी काफी चमक आ गई थी। पापा ने हंसते हुए कहा, बड़ी जल्दी मिलने आ गए। तो वह कहने लगे कि हमने सोचा आप अकेले हैं। तो पापा बोले, नहीं, रंजना और उसका बेटा मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। कुछ देर उसे पढ़ा भी देता हूँ तो टाइम का पता ही नहीं चलता। संजीव ना तो उनका कुछ काम करते थे ना पैसे खर्च करते थे। पापा के पेंशन से पापा का बढ़िया गुजारा हो रहा था। फिर भी पापा की खुशी संजीव और भूमि से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इतने में ही संजीव भूमि से बोला, अगर हम पापा को साथ ले चलते तो पापा की नज़रों में हमारी अहमियत बनी रहती। हमने तो सोचा था कि पापा भी गुजर जाएंगे तो मुंबई में फ्लैट के ऊपर वाला फ्लैट खरीद लेंगे, पर पापा तो दिन पर दिन हट्टे कट्टे होते जा रहे हैं। कहीं से भी इनके मरने के आसार नजर ही नहीं आ रहे। अगले दिन भूमि ने देखा कि कैसे रंजना पापा के सारे कपड़े धोती है, काफ़ी देर तक तेल की मालिश करती है, फिर उनके लिए एकदम हल्का फुल्का पौष्टिक नाश्ता बनाती है। भूमि तो इतना काम देखकर डर ही जाती है और संजय को इशारा करती है और कहती है, मैं इतना काम नहीं कर सकती। पर संजय कहता है, पापा मैं सोच रहा था मुंबई में हमारे फ्लैट के ऊपर वाला फ्लैट बिक रहा है, वह खरीद लूं। तो पापा कहते हैं, बिल्कुल खरीदो, इसमें पूछने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो संजय कहता है कि नहीं पापा, मैं सोच रहा था कि यह बंगला बेच देते हैं। तो पापा कहते हैं, यह बंगला मैं अपने जीते जी कभी नहीं बेचूंगा। जब संजीव को यह 2 टुक जवाब मिला तो वह बोला, कम से कम मम्मी की अलमारी की चाबी ही दे दीजिए, भूमि गहने वगैरह ले लेती। तो वह गुस्से में कहते हैं, इतने मैं जिंदा हूँ, किसी को कुछ नहीं दूंगा, मेरे मरने का इंतजार करो। वह अपना सा मुंह लेकर वापस आ गए, पर लालच नहीं टिक पा रहा था।
वह अगले महीने फिर जा पहुंचे। इस बार रंजना ने अच्छी सी साड़ी पहन रखी थी और गले में एक पतली सी चेन। तो भूमि बोली, मौसी आप काम वाली कम घर वाली ज़्यादा लग रही हो। इस बार भी वही बातें करने पर संजीव के पापा ने कह दिया कि बेटा तुझे तो इस घर का मुखिया बनने की बहुत जल्दी हो रही है। मैं मरूंगा तभी तो बनेगा तू मुखिया। पर संजीव अपने मुंह से कैसे कहता कि पापा आपकी सेहत को देखते हुए उस दिन की आस टूटती जा रही है। रात के खाने के बाद हल्की सी तकरार ने झगड़े का रूप ले लिया। अब संजीव से रहा नहीं गया और बोल ही दिया कि पापा आप कहीं दूसरी शादी के चक्कर में तो नहीं हो, कहीं आप हमें समाज में मुंह दिखाने लायक ना छोड़ो। एक बार तो वह हक्के बक्के रह गए, पुत्र का मुंह देखते रह गए, लेकिन फिर जल्दी ही संभल गए और बोले, आज तुम्हें अपना पुत्र कहने में शर्म आ रही है मुझे। जिसने तेरे बाप की इतनी सेवा करी तो उस पर ऐसा इल्ज़ाम लगा रहा है। तुझे शर्म नहीं आई? मैं तुझे 1 मिनट भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुबह होते ही अपने परिवार को लेकर मुंबई चले जाओ। मैं सोच लूँगा मेरा कोई पुत्र ही नहीं है। संजीव अपने पापा का यह व्यवहार देखकर डर जाता है। मुंबई वापस आने के बाद वह 1 साल तक सूरत जाने का नाम नहीं लेता। बस रंजना से ही फ़ोन पर हालचाल पूछ लेता। फिर एक दिन पापा के बीमार होने की खबर आती है, पर बिजी होने का बहाना कर कर वह जाना टाल देता है। फिर 1 महीने बाद उनके मरने की खबर आती है तो वह अपने बीवी बच्चों को लेकर सूरत पहुंच जाता है। पिता के पार्थिव शरीर को देखकर भी उसकी आंखों से आंसू नहीं आए। सब आसपास के लोग रंजना की तारीफ कर रहे होते हैं कि कोई अपना भी इतनी सेवा ना करे जितनी रंजना ने करी। पर संजीव को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसके मन में अजीब सा भाव था, जैसे कि मैं किसी सिंहासन पर बैठा हूँ, सारी सत्ता संपत्ति उसके हाथ में है, कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं। यह घर का मुखिया बनने का सुख भी अजीब होता है। तब बच्चों को बड़ों के मृत्यु से दुख नहीं वरन एक अजीब सा संतोष होता है। फिर एकदम उसकी नज़र रंजना मौसी पर पड़ती है तो वह उनसे कहता है, 13वीं के बाद तुम माँ बेटे को मैं यहाँ 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। अंतिम संस्कार के बाद संजीव ने पापा के वकील से पापा की संपत्ति का ब्यौरा लेना शुरू कर दिया और उनसे वसीयत पढ़ने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा, संजीव 2-4 दिन तो रुक जाओ। तो वह कहता है, बिल्कुल नहीं, आपको नहीं पता इस औरत के कारण मुझे अपने पिता की सेवा करने का मौका नहीं मिला और अब इतनी लंबी छुट्टियां नहीं ले सकता मैं। 13वीं के लिए फिर आ जाऊंगा, इतने लॉकर से गहने निकलवा लूँगा और रुपए अपने खाते में ट्रांसफ़र करवा लूँगा। तो वकील कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो संजीव कहता है, मुझे कौन रोकेगा, अब तुम्हारे पिता की वसीयत। ये घर वह संजना और उसके बेटे के नाम पर कर गए हैं और बैंक के पैसे तुम्हारे बच्चे के नाम जो उसे 18 साल होने के बाद ही मिलेंगे और जेवर तुम्हारी पत्नी के लिए। यह सुनकर संजीव के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वकील कहता है कि स्त्री पुरुष का केवल एक ही रिश्ता नहीं होता। तुमने जो अपने बूढ़े बाप पर पैसों के लालच में इतना गिरकर इल्ज़ाम लगाया था, तुम्हें उसका पश्चाताप करना होगा। और वह उसे नफरत से देखते हुए वहाँ से चले गए और संजीव जहाँ खड़ा था धम से वहीं ज़मीन पर बैठ गया। वह किसी की तरफ भी नज़र उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और सोच रहा था कि पापा के पैसों के लालच में मैं पापा के दिए गए संस्कार कैसे भूल गया। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।